जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BPAG 171 के जो कि बुक होने वाली है डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। इसके चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट का हजार्ड, रिस्क एंड वनरेलेबिलिटी। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा और हम क्या पढ़ेंगे इसमें, तो हम इसको समझते हैं एक क्वेश्चन और आंसर की मदद से। तो इस पूरे चैप्टर को करेंगे। इसमें आपको बताऊंगा मैं आपको कि इसके की पॉइंट्स क्या है क्वेश्चन के, अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको आपको लिखना कैसे है। तो पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी असाइनमेंट चाहिए, कोई भी एग्जाम नोट्स चाहिए, कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेंजर, और इसमें बोल सकते हैं डेंजर को हजार्ड भी। तो आप इससे समझते क्या है, कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है उसे बोलते हैं हजार्ड। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको उसकी डेफिनेशन देनी होती है। उसका स्टार्टिंग अच्छा हो गया तो मतलब आपको अच्छे नंबर मिलने श्योर है। क्वेश्चन का एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है डेंजर की। तो डेंजर क्या होता है? ए हजार्ड इज एन इवेंट, सब्सटेंस, कंडीशन और ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैज़ पोटेंशियल टू कोज हार्म टू लाइफ। क्या है? ऐसी कोई एक्टिविटी हो, ऐसी कोई कंडीशन हो जो ह्यूमन लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ को, प्रॉपर्टी को, एनवायरनमेंट को और सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे हजार्ड बोलते हैं। तो क्या है? कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है उसे हजार्ड बोलते हैं। जैसे कि कोई इंजरी होगी, डेथ होगी, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया या इन्वायरमेंटल हार्म हो गया, तो उसे बोलते हैं हजार्ड और डेंजर। तो अब इसे देखते हैं। एक मैं छोटा सा आपको ब्रीफ देता हूँ इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, फिर बताएंगे कि इसमें लिखना कैसे एग्जाम में आएगा। तो इसके की पॉइंट है, जैसे कि डेफिनेशन की बात की, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इसको लिखना कैसे है। फिर दूसरा इसमें बात है कि जो इसमें समझते हैं इसके एग्जाम्पल की मदद से कि इसके हजार्ड होते कैसे हैं। जैसे पहला मानते हैं अर्थक्वेक। पहले चैप्टर में हमने बात की थी अर्थक्वेक के बारे में, क्या ही नेचुरल हजार्ड है। दूसरी बात करते हैं केमिकल की, जो कि क्या है? इंडस्ट्रियल हजार्ड है। तीसरा बात करते हैं वो कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। फिर बात करते हैं आग वगैरह की, रेडिएशन वगैरह की, नॉइज। तो इस प्रकार की क्या है, ये कई प्रकार के हमारे पास हजार्ड है। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए, अर्थक्वेक, केमिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया और फायर वगैरह के। तो 4 प्रकार के हजार्ड बताए हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हजार्ड। तो अब बात करते हैं कि हजार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड। तो बायोलॉजिकल में क्या होता है? जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी होते हैं, या कोई हॉस्पिटल वेस्ट होता है, या कोई इन्फेक्शन होता है, वो फैल जाए तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। तो आप बोलोगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि इससे कैसे होता है ये हजार्ड। तो ट्यूबरक्यूलोसिस एक नाम की बीमारी है। इस प्रकार क्या है, ये बायोलॉजिकल हजार्ड के कारण होता है। तो इसे क्या है? बायोलॉजिकल हजार्ड बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जैसे मान लो कि आप किसी को HIV हो रखा है, एड्स हो रखा है, तो उसकी यूज़ की हुई सिरिंज इंजेक्शन होता है, जो अगर वो आपके टच हो जाए या आपके ब्लड में उसका थोड़ा सा भी चला जाए तो भी आप क्या है HIV और एड्स के से ग्रसित हो सकते हो। तो इस पर क्या है, जो हॉस्पिटल वेस्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल हजार्ड की, कि फिजिकल हजार्ड जो कि रेडिएशन हो गया या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया या कोई नॉइस होगी उसके कारण होता है, तो उसे बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। फिर बात करते हैं एर्गोनोमिक हजार्ड। तो इसमें क्या होता है, जब कोई क्या होता है, जैसे कि मान लो पुअर पोस्चर में बैठा है, या कोई लगातार काम कर रहा है, या फिर हैवी लोड उठा रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसे बोलते हैं एग्रोनोमिक हजार्ड बोलते हैं। फिर बात करते हैं अगले केमिकल हजार्ड की, कि केमिकल हजार्ड क्या होता है, जो क्या है टॉक्सिक गैसेज वगैरह होती हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, केमिकल एक्सपोजर होता है, तो वो क्या होते हैं केमिकल हजार्ड के अंडर आते हैं। फिर बात करते हैं इसमें अगले टाइप की, जो कि है सेफ्टी हजार्ड। तो जो स्लिपरी हो गया, फ्लोर्स हो गया, जैसे घर में आजकल टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो हमारे क्या है, माँ बाप वगैरह का फिसलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हम तो थोड़े यंग हैं, थोड़े क्योर भी कर सकते हैं। अगर उनकी कोई हड्डी वगैरह चटक गई, कोई फ्रैक्चर हो गया, तो उनको ठीक होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। या फिर फॉल्टी मशीन्स हो गई, या इलेक्ट्रिकल रिस्क हो गए, तो ये क्या है थोड़े सेफ्टी हजार्ड के अंडर आते हैं। तो हजार्ड तब बनता है जब उसमें क्या है डैमेज करने की क्षमता होती है, चाहे डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, हजार्ड तो वो है। तो इस प्रकार क्या है, इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। हजार्ड में सबसे पहले हमें देनी होगी डेफिनेशन, फिर इसको एग्जाम्पल की मदद से बताना होगा, फिर बताएंगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसको टाइप्स की मदद से कि इसके कितने टाइप हैं। तो इसमें लिख कैसे रखा है, स्टार्टिंग में इसने इसकी डेफिनेशन दे रखी है
तो आप इसको क्या है पूरी डेफिनेशन के थ्रू समझा सकते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हज़ार्ड क्या है, उसके कंडक्टिव और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्या होते हैं वो बताया गया है। तो क्या है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड हो गया, फिजिकल रिस्क हो गया, एर्गोनॉमिक्स हज़ार्ड हो गया, केमिकल हज़ार्ड हो गया और सेफ्टी हज़ार्ड हो गया। तो मेरा मानना ये है कि आपको जितना अंडरस्टैंड आए, अच्छा लगे, उतना उस लैंग्वेज में लिखो। आप एक्स्ट्रा बुक इस लैंग्वेज की तरफ मत जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में कम टाइम में ज़्यादा लिखना होता है। तो आप क्या है जितना बेटर अंडरस्टैंडिंग में बोल के आपको बता रहा हूँ, अगर वो भी लिख दोगे तो आप 20+ मार्क्स से लिख सकते हो। अगर आप मैं बता रहा हूँ वैसे लिख लो, उसी सिक्वेंस में लिख लो, तो आपके नंबर काटने वाला कोई माई का लाल नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा। हाँ, मैं इसकी क्या है नोट्स टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूँगा। टेलीग्राम लिंक का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर जाके उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके नोट्स पा सकते हैं। अगर आपको गैस पेपर चाहिए और चाहिए तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इससे आप जो स्टडी मटेरियल है वो पा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमें हज़ार्ड की बात करनी है, उसकी डेफिनेशन बतानी है और जो क्या है उसके एग्जाम्पल बताने हैं और टाइप्स बताने हैं। टाइप्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि क्या है, बात करेंगे कि किस बारे में है। तो आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2, हाँ ये रहा, एक्सप्लेन रिस्क। रिस्क को हमें एक्सप्लेन करना है। तो रिस्क का मतलब क्या है, नुकसान होने की संभावना, चांस, कोई चीज़ है ना, चांस प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की होने की, तो उसे बोलते हैं रिस्क। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी रिस्क की, रिस्क इज़ द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ लॉस, डैमेज और एनी नेगेटिव आउटकम्स। क्या है, रिस्क किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, किसकी लॉस होने की, डैमेज होने की, नेगेटिव आउटकम्स की, किस कारण, ड्यू टू ए पार्टिकुलर हजार्ड और इवेंट, किसी पार्टिकुलर हजार्ड और इवेंट के कारण। तो रिस्क का मतलब हो गया नुकसान होने की संभावना। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है इसमें, ये क्या कर सकती है, गेन और लॉस। बट डिजास्टर कॉन्टेस्ट में बात करें तो मोस्टली इसमें चांसेस होते हैं कि लॉस होने के। जब कोई किसी चीज़ का रिस्क होता है ना, तो वो क्या है उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाँ, कई बार आप बच भी जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन होती है। जैसे मान लो कि आप सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, बाइक स्लो चला रहे हैं, तो आप क्या है टाइम से पहुँच भी जाएंगे, उसमें कितना 5 मिनट 10 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आप बाइक स्पीड पर चला रहे हैं तो उसमें क्या है एक्सीडेंट होने की चांस है। आप 10 मिनट पहले तो पहुंच जाओगे, परंतु आपके रिस्क है ना पहुंचने के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। परंतु कई बार क्या है ये आपके पॉजिटिव फैक्टर भी बन जाते हैं। कई बार आप स्पीड में एक्सीडेंटल वाली जगह से निकल जाते हैं, लेकिन स्लो स्पीड वाला फंस जाता है। तो ये क्या है, रिस्क की चीज़ें कम जगह कम टाइम में काम करती हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो हज़ार्ड और एक्सपोजर है वो मिलकर क्या बनाता है, रिस्क को बनाता है। तो ये किस चीज़ पर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। इसमें जो चांस रेशियो है वो ज़्यादा है, यह अनसर्टेनिटी को इन्वॉल्व करता है, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो डैमेज लेवल पर डिपेंड करते हैं। तो फिर बात करते हैं इसके रिस्क को, बता दिया इसकी डेफिनेशन बता दी कि रिस्क क्या होता है। फिर इसकी बात करते हैं कि रिस्क के टाइप कितने हैं। तो इसको क्या है मैंने नोट्स में बता रखा है, नोट्स भी से की पॉइंट बना रखे हैं। तो पहले रिस्क की डेफिनेशन देनी है, फिर जो इसके की फीचर हैं, जो की फीचर जैसे मैंने बताया कि ये किस पे बेस्ड है, ये किसको इन्वॉल्व करता है, अनसर्टेनिटी को, ये डिपेंड किस पे है, कौन इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो ये इस प्रकार क्या है की फीचर हैं इसके। फिर बात करते हैं इसके टाइप्स की कि इसके कितने टाइप का होता है। पहली बात करते हैं नेचुरल रिस्क, जो कि क्या है कोज्ड बाई नेचुरल इवेंट, क्या है भगवान प्रकृति द्वारा अपने आप घटित होते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, स्टॉर्म हो गया। तो ये कभी भी आ सकते हैं, ये हमारे अंडर नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर बात करते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या है, जैसे ये मार्केट किसकी बात कर रहा है, शेयर मार्केट की बात कर रहा है। लॉस ड्यू टू मार्केट चेंजेस, जब कोई मार्केट में उतार चढ़ाव है उसके कारण लॉस हो गया। तो इसका एग्जांपल के तौर पे समझे तो जब कोई शेयर प्राइस फॉल या इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ना, तो उसमें क्या है मार्केट रिस्क के कारण लॉस होने के चांस बने रहते हैं। अगली बात करते हैं इसमें लिक्विडिटी रिस्क। तो इसमें क्या है, जब कोई एसेट है उसको बेचना होता है ना, तो उसमें डिफिकल्टी आती है। तो किसके कारण आती है, लिक्विडिटी के कारण आती है। तो इसमें क्या है, हैव टू सेल एट लोअर प्राइसेस। तो कई बार क्या है हमें कोई चीज़ें जो महंगे दाव पर ले लेते हैं या हमारी खुद की चीज़ें होती हैं वो सस्ते में बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो लिक्विडिटी रिस्क के अंडर आती है। फिर बात करते हैं इसमें कंसंट्रेशन रिस्क के बारे में। कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन वन प्लेस। तो जब कंसंट्रेशन हो जाएगी, किसी एक जगह ध्यान हो जाएगा, तो एक जगह इन्वेस्ट कर दोगे आप, तो उसमें क्या है हायर चांसेस ऑफ लॉस होने के हो जाते हैं, क्योंकि
तो मान लो आपने एक कंपनी में शेयर खरीद लिए उसके, या एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, तो उसकी क्या है, डूब गई तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसी प्रकार क्या है, उसकी बजाय आप 5 कंपनी या 2, 3, 4 में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें क्या है, एक कंपनी डूब गई लेकिन बाकी पैसे आपके सेफ हैं। तो इस प्रकार क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क भी होता है, तो उसमें क्या है, हाइयर चांस ऑफ रिस्क हो जाते हैं लॉस के। ठीक है, अगला बात करते हैं क्रेडिट रिस्क के बारे में कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। फेलियर टू रीपे लोन्स, जो लोन है उसको रीपे करने में हमें दिक्कत आती है, फेलियर हो जाते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है, कंपनी अनेबल टू पे डेप्ट। तो कंपनी क्या है, जब कोई किस पर कर्ज हो जाता है, कंपनी क्या है, कर्ज लेकर अपनी फाउंडेशन खड़ी करती है लेकिन वो क्या है, घाटे में चली जाती है और अपना लोन रीपे नहीं कर पाती है, तो इसमें क्या है, क्रेडिट का रिस्क हो जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट में, सबसे बड़ा रिस्क होता है हमारी कंट्री पर रिस्क होता है। तो रिस्क रिलेटेड टू पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। जब कोई कंडीशन किस पे आती है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन पे आती है, तो वो क्या है, एक कंट्री लेवल पर बात आ जाती है। तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करती है, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को। तो ये किस चीज़ को इफेक्ट करती है, जो हमारे देश में ट्रेड हो रही है शेयर मार्केट वगैरह में, या कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उस चीज़ को ये क्या है, ये उस पर इफेक्ट डालती है। तो इसमें क्या समझे हम, तो रिस्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पे, सेवियरिटी ऑफ डैमेज पे। 2 चीज़ों पे काम करता है। पहला प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर दूसरा उसमें डैमेज होने के साथ चीज़ कितनी है, उस चीज़ पर ये डिपेंड करता है। इस प्रकार क्या है, ओवरऑल आप समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और सेवियरिटी ऑफ डैमेज हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, इसको आप लिखोगे कैसे, बात ये है। तो पहले क्वेश्चन आया, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी आपको डेफिनेशन लिखती है, रिस्क कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग लूजिंग समथिंग ऑफ द वैल्यू। तो ये क्या है, रिस्क क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और लूजिंग, या कोई किसी चीज़ को पाने या खोने की क्या है, संभावना को क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। एन एलिमेंट अनसर्टेनिटी इज प्रेजेंट इन द एक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ रिस्क। रिस्क इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच इज एनालाइज्ड एंड डैमेज्ड इन वेरियस वेज इन वेरियस सिचुएशन। तो ये क्या है, जो ये रिस्क है ना, ये कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सॉरी। तो इस प्रकार क्या है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाद में इसकी क्या है, की पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर की पॉइंट्स में बता रखा है कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कौन सी चांसेस हैं, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, पोटेंशियल लॉसेज हैं। तो इस प्रकार इसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नेचुरल रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क और कंट्री रिस्क। सारे के सारे की पॉइंट के थ्रू आपको मैंने पूरे समझा दिए हैं। अब आपको इसको डायरेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और लिखना है। इंग्लिश में मैंने आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके दिखा रखा है, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत आती है फिर भी नहीं कर पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें इसको अलग से करवा दीजिएगा, मैं आपको अलग से करवा दूँगा, आपको ईजिली एकदम समझा कर, जिससे आप क्या है, इसे आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मैं आपको ये ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आप क्या है एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे, और आपका क्या है, वीडियो देखने में टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो आप क्या है, पूरी बुक को आसानी से समझ पाओगे चैप्टर वाइज। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था, वो क्या है 1 घंटे समथिंग की हो गई थी। तो ऐसे आप एक एक करके पढ़ोगे तो आप 15 घंटे के चैप्टर हो जाएंगे, जो कि एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम के लास्ट टाइम में चल रहे हो तो आपको रिविजन करना है, तो जो मैं करा रहा हूँ वो बेस्ट मेथड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डिस्कस द नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट। जो कोई रिस्क है उसके असेसमेंट को, उसको असेस कैसे करेंगे, उसकी असेसमेंट कैसे बनाएंगे। तो पहले रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन देना ज़रूरी है। तो खतरे को पहचानना और नुकसान का अंदाज़ा लगाना ही क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन कैसे दोगे, रिस्क असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स, खतरे को पहचानना, एनालाइज वनरेबिलिटी, और क्या है, नुकसान, वनरेबिलिटी का एनालाइज करना, एंड एस्टिमेटिंग द पॉसिबल लॉसेज, और कितना लॉस हो सकता है उसका एस्टिमेट लगाना, टू पीपल, प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, किसको, लोगों को, और जो प्रॉपर्टी है उसको, और एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो सकता है उसके बारे में, तो उसे बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। तो अब देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट और इसको कैसे समझेंगे वो देखेंगे। तो रिस्क असेसमेंट की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, खतरे को पहचानना और उसके नुकसान का अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दी है। तो इसका नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा रिस्क असेसमेंट का।
तो जैसे साइंटिफिक वे में देखें तो ये किस पे बेस्ड होता है, डाटा और पास्ट रिकॉर्ड पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा साइंटिफिक वे में। दूसरा है सिस्टमेटिक वे में, कि सिस्टमेटिक वे में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू इसको हम समझेंगे और रिस्क असेसमेंट को करेंगे। तीसरा होता है प्रिडिक्टिव, कि फ्यूचर रिस्क का अनुमान बताना होता है, कि हमें प्रिडिक्शन करना होता है कि कितना हो सकता है। तो एक प्रिडिक्शन बेस्ड हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, नेचर में प्रिडिक्शन भी आता है। और फिर लास्ट एंड फाइनल इसमें देखें तो डिसीजन ओरिएंटेड होता है, कि प्लानिंग में ये मदद करता है कि कितना नुकसान हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। तो इस प्रकार क्या है, नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का करना। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट की, जो कि रिस्क असेसमेंट के आते हैं। तो इसमें हमने चारों टाइप के पढ़ लिए, साइंटिफिक हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, प्रिडिक्टिव हो गया और डिसीजन ओरिएंटेड हो गया। तो ये नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट है। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट, जो इसके कंपोनेंट हैं इसके मेन, उसको रिस्क असेसमेंट से कैसे समझेंगे। तो कि इसका पहला है हजार्ड एनालिसिस। तो हजार्ड एनालिसिस में क्या होता है, जो इसकी आइडेंटिफाई टाइप होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो इसकी इंटेंसिटी होती है ऑफ हजार्ड की, उसको उसके थ्रू समझेंगे। तो इसमें जो पास्ट डाटा होगा, जो हजार्ड के मैप होंगे, उसको हम यूज़ कर सकेंगे इसमें। तो कौन सा खतरा कितनी बार कितना बड़ा खतरा है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकेंगे। तो ये क्या हो गया, हजार्ड का एनालिसिस, कि कोई खतरा उसको कैसे समझ सकते हैं। तो हजार्ड एनालिसिस समझ गए, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है, उसकी इंटेंसिटी को देखना है, फिर उसमें जो उसके पास्ट के रिकॉर्ड है और जो हजार्ड के मैप है उसको देखना है। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कौन सा खतरा है, कितनी बार हुआ है और कितना बड़ा खतरा है और कितना उसमें नुकसान हुआ है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फिर बात करेंगे अब इसकी वल्नरेबिलिटी की। तो इसमें क्या देख सकते हैं कि किसको आइडेंटिफाई करना है, पीपल को करना है, प्रॉपर्टी को करना है और रिसोर्सेज को करना है, जो कि किस पे है, रिस्क पे है। और इसका एस्टिमेट पॉसिबल डैमेज निकालेंगे, कि कौन कितना प्रभावित होगा, इसकी हमें बात और जांच करनी है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है। तो इसके मेन कंपोनेंट में कौन आ गया, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी। अब देखते हैं इसका रिस्क एवेल्यूएशन, कि रिस्क एवेल्यूएशन कैसे होगा। कंबाइन हजार्ड और वल्नरेबिलिटी, जैसे इसमें देख सकते हैं कि हजार्ड को कंबाइन देख करके देखेंगे, फिर इसकी वल्नरेबिलिटी को कंबाइन करेंगे और बाद में एस्टिमेट लेवल ऑफ रिस्क लगाएंगे। तो वो क्या होगा, रिस्क का एवेल्यूएशन होगा, क्योंकि इसमें ऑन एवरेज लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। तो कितना नुकसान हो सकता है वो बोलते हैं रिस्क एवेल्यूएशन। तो ये किसके थ्रू होता है, हजार्ड को कंबाइन करके, वल्नरेबिलिटी को कंबाइन करके और एस्टिमेट लेवल ऑफ रिस्क को देखकर इसका नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर इसके फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल, कि हमें डिसाइड करना है कि कितना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितना रिस्क हम सहन कर सकते हैं जिससे हमारी कंडीशन ख़राब ना हो। हेल्प्स इन प्लानिंग सेफ्टी मेजर्स। तो ये किस चीज़ में प्लानिंग ये हेल्प करता है, कि ये सेफ्टी मेजर होता है कुछ कई चीज़ों का। जैसे ये हर चीज़ को आग लग गई तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, और हर चीज़ अप्लाइंसेज में सेफ्टी फीचर होते हैं, तो ये इसमें आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल के अंडर आता है। अब जानेंगे इसके क्या है, मेथड ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो मेथड ऑफ रिस्क असेसमेंट में क्या देख सकते हैं, कि इसके मेथड कौन से हैं जिससे हम रिस्क असेसमेंट को जान सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, कि जो नंबर्स, डाटा, मैथमेटिकल मॉडल्स है ना, उसको यूज़ करेंगे हम। उसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी होगी, स्टैटिक्स होगी, इसके थ्रू क्या यूज़ करके हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिस्क असेसमेंट की। तो पहला हो गया क्वांटिटेटिव। दूसरा जानेंगे इसकी क्वालिटेटिव, कि इसकी क्या है, एक्सपीरियंस और जो जजमेंट है ना, उसके बेस पर इसको जानेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके आधार पर इसका एनालिसिस किया जाएगा। कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी होती है, जस्ट कि इसकी कंडीशन जाननी होती है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या कोई रिस्क है, उसके असेस करना है कि उस पर कितना रिस्क हो सकता है। और इसकी क्या है क्वालिटी, और इसकी क्वांटिटी में नंबर काउंट होता है, क्वालिटी में उसकी गुणवत्ता नापी जाती है। फिर थर्ड में आते हैं कि कुछ और की एस्पेक्ट होते हैं जिसके थ्रू हम इसके रिस्क के एनालिसिस असेसमेंट कर सकते हैं। पहला है इसमें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, कि अदर की पॉइंट्स में क्या जानेंगे, जैसे कि उसके हिस्टोरिकल डाटा और प्रेडिक्शन होगी, कोई भी उसका हिस्ट्री रही होगी, कोई ना कोई वो रिस्क हुआ होगा, तो उसके आधार पर, उसके डाटा के आधार पर हम देखेंगे। तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में, कि जब कोई डिजास्टर होता है उसकी तैयारी करनी है हमें, तो उसकी तैयारी में ये हेल्प करता है। सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग, जब कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो उसकी पॉलिसी बनाने में हमें ये
मदद करता है। तो इस चीज़ के थ्रू इसमें हम समझे क्या, हमने क्या है रिस्क असेसमेंट से हम 3 क्वेश्चन है उसके हमें आंसर मिले हैं। पहला है वेयर कैन डिजास्टर ओक्योर, कि डिजास्टर कहाँ हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो व्हाट विल बी अफेक्टेड, तो इससे कौन प्रभावित होगा। हाउ मच लॉस कैन बी हैपन, और कितना घाटा हमें हो सकता है, कितना नुकसान इसमें हो सकता है। तो ये क्या था, पूरा हमारा रिस्क असेसमेंट था जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको लिखना आएगा तो पहले आपको रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क बाय एनालाइजिंग पोटेंशियल डिजास्टर, तो हमें क्या करना है, उसका नेचर देखना है, उसके जो रिस्क एनालाइजिंग है कैपेसिटी है, पोटेंशियल डिजास्टर उसको देखना है। एवेल्युएटिंग करंट कंडीशन, उसकी करंट आज की कंडीशन उसको देखना है। ऑफ वल्नरेबिलिटी इज कॉल्ड एट रिस्क असेसमेंट, फिर उसको देख के जो सारी असेसमेंट की जाती है उसे बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। इन दिस द लॉस ऑफ पोटेंशियल डेंजर टू प्रॉपर्टी लाइवलीहुड एंड एनवायरमेंटल इज फर्स्ट गेस, तो इसमें कौन किसको प्राथमिकता दी जाती है उसके बारे में बात की गई है। फिर बात करते हैं इसमें किसकी, नेचर ऑफ रिस्क असेसमेंट, कि किस प्रकार के जो नेचर है उसके आधार पर रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इसको बखूबी बताया गया है। पहला साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, दूसरा सिस्टमेटिक, फिर तीसरा प्रेडिक्शन, और चौथा इसमें क्या है डिसीजन ओरिएंटेड होता है। तो इसमें क्या देखा गया है, जो मेथोडोलॉजी है वो क्या बताई गई है कि इसको रिस्क असेसमेंट करने की, तो इसमें 2 टाइप की बोली गई है। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, पहला है क्वांटिटेटिव, दूसरा द रिस्क इक्वेलेशन इज ए क्वालिटिव मेथड, क्वालिटिव मॉडल। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी इसमें मैं बता चुका हूँ कि पहला आप इसमें 2 तरीके से हो सकता है, क्वालिटी क्वांटिटिव, और एक थर्ड तरीका भी बताया था इसमें जो कि एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल होता है, कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको देख सकते हैं, खुद पहचान सकते हैं कि इसको कैसे करना है। तो इस प्रोसेस पूरे के दौरान रिस्क असेसमेंट इज जनरली ऑपरेटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो किस ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, हजार्ड एनालिसिस में, तो इसमें कौन सा हजार्ड है, फिर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना है, जो रिस्क इवैल्यूएशन एंड लेवल्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल रिस्क, जो एक्सेप्टेबल रिस्क है वो उसको कैसे डिटरमाइन करना है। तो 3 चीज़ों से हम कर सकते हैं। फिर बाद में करना है द फॉलोइंग टास्क इंक्लूड द रिस्क डिटर्मिनेशन, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर हो सकता है ये, लाइफ एंड गुड एंड आर रिस्क, कहाँ पर कितनी रिस्क की है ये, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड लॉस ऑक्योर, तो इसमें क्या है हमें 3 चीज़ के आंसर मिलते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हो सकता है। पहला है हमें कहाँ हो सकता है, दूसरा कितना हो सकता है, और कितना लॉस हो सकता है, 3 का ये हमें आंसर देता है। फिर बात करता है कि ये जो होता है क्वांटिटिव, क्वालिटिव और अदर रिस्क मैनेजमेंट मेथड, तो इसको नापने के मेथड कौन से हैं। पहला क्वांटिटिव, जिसमें नंबर वगैरह देख सकते हैं, क्वालिटी में क्वालिटी पर देखते हैं कितना उसको लॉस हुआ है, फिर अदर मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम इसकी असेसमेंट कर सकते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, जो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे होगी, जो कि मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो रिस्क असेसमेंट फॉर लैंडिंग करने के लिए, रिस्क असेसमेंट फॉर बिजनेस, कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए। तो आप इसको क्या है पढ़ना होगा, आप ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें खुद भी आंसर लिख सकते हैं, तो गलत नहीं माना जाएगा कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया आपने। तो आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ के देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है इस क्वेश्चन का ये आंसर है, जो कि आप आराम से समझ सकते हैं। पहला आपको देखना होगा रिस्क असेसमेंट का, कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है, फिर उसके नेचर क्या है, फिर उसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं, हजार्ड एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी, रिस्क इवैल्यूएशन, एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल, जो 4 हैं वो इनके चारों बारे डिटेल देनी है। फिर इसके जो मेथड हैं रिस्क असेसमेंट के वो कौन से हैं वो देखने हैं। फिर जो 3 क्वेश्चन राइज होते हैं उसके आंसर देने हैं कि किस चीज़ का आंसर कर रहा है। तो इस प्रकार क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी क्या होता है, तो इसके बारे में अगर आपको जवाब देना है तो आप क्या जवाब दोगे। एक माइंड में खुद के बारे में सोचिए कि वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। जो नुकसान झेलने की कमज़ोरी, जो एबिलिटी की कमी होती है उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। जितनी कमज़ोरी ज़्यादा उतना नुकसान ज़्यादा, तो क्या है डायरेक्टली, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के। तो वल्नरेबिलिटी समझ गए आप, होता क्या है नुकसान झेलने की कमज़ोरी, जैसे कि एबिलिटी की कमी होना, आप क्या है ज़्यादा नुकसान नहीं झेल सकते। तो इसमें क्या है जितनी ज़्यादा कमज़ोरी उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, रिस्क होगा, उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। तो इसमें क्या है सबसे पहले आपको वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन को बताना होगा कि आप वल्नरेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वल्नरेबिलिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच ए पर्सन, ए कम्युनिटी और सिस्टम इज अनेबल टू
कोप विद रजिस्ट और रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ए डिजास्टर। कि इसने बोला है क्लियरली कि नुकसान झेलने की कमी के बारे में। तो वनरेबिलिटी रेफर्स करता है किसी क्षमता को कि एक आदमी की, एक कम्युनिटी की, एक सिस्टम की जो क्या है अनेबल होता है टू कोप अप विद द रजिस्ट और रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ए डिजास्टर। वो डिजास्टर हुआ उससे रिकवर होने की क्षमता के बारे में बताया कि उसमें क्षमता नहीं होती है। फिर देखेंगे इसको आप करोगे कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसको डिफाइन कर दिया वनरेबिलिटी को, वनरेबिलिटी होती क्या है। फिर इसमें जो नेचर होता है उसका, कि इसका नेचर कैसे होता है। तो इससे पहले हम जानेंगे इसमें थोड़े की आइडिया जान लो आप कि वनरेबिलिटी होती है वो क्या करता है, एक्सपोजर करता है इनएबिलिटी टू कोप, किसी के साथ में काम करने से। तो क्या होगा, सेम हजार्ड डिफरेंट डैमेज होगा बिकॉज वनरेबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक्सपर्ट का व्यू क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वनरेबिलिटी इज द एक्सटेंट ऑफ पॉसिबल लॉस टू पीपल एंड सिस्टम व्हेन एक्सपोज टू हजार्ड। तो इसमें क्या है, फिर इसके बेस पे जो नेचर ऑफ वनरेबिलिटी है उसको देखेंगे, जो कि क्या है। पहला बात करते हैं तो इसमें ये कितने टाइप की है, 4 टाइप की है। पहला है मल्टी डायमेंशनल, जिसमें आता है सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल, 2 प्रकार की वनरेबिलिटी आती है। तो नेचर ऑफ वनरेबिलिटी में पहला कौन सा हो गया, मल्टी डायमेंशनल। दूसरा कौन सा हो गया, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आदमी से आदमी के लिए क्या है अलग अलग वो रेफर करती है। लिंक्ड विद पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, तो किसके साथ लिंक है वो, पॉवर्टी गरीबी के साथ लिंक है और इनइक्वालिटी के साथ लिंक्ड है। डायनमिक हो गया, जैसे क्या है चेंजेस ओवर टाइम, जो क्या है टाइम के साथ बदलता रहता है। तो ये क्या है, नेचर ऑफ वनरेबिलिटी हो गया। फिर अब इसमें हम बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ डायमेंशन वनरेबिलिटी, कि इसकी टाइप्स के बारे में, कि वनरेबिलिटी की टाइप्स कितनी होती हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, जो कि पहला है फिजिकल वनरेबिलिटी, दूसरा सोशल वनरेबिलिटी, तीसरा इकोनॉमिक और चौथा एनवायरमेंटल। तो इस प्रकार क्या है, इसके 4 प्रकार के टाइप हैं। तो फिजिकल वनरेबिलिटी में हम क्या देखने को मिलेगा कि जो वीक बिल्डिंग्स हैं या जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। फिर देखेंगे इसमें सोशल वनरेबिलिटी। तो सोशल में क्या आता है, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जहाँ पर पढ़ाई की कमी है या फिर वीक सोशल सपोर्ट है, वहाँ पर सोशल वनरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर आगे देखेंगे इकोनॉमिक वनरेबिलिटी क्या होती है। तो लो इनकम का होना, जो लैक ऑफ रिसोर्सेज है वो हमें उनको कम प्रोवाइड होते हैं, तो इकोनॉमिक वनरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट एनवायरमेंटल वनरेबिलिटी। तो एनवायरमेंट वनरेबिलिटी होता क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो गया या लैंड का डिग्रेडेशन हो गया तो उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल वनरेबिलिटी। तो इसमें आपने क्या देख लिया, एनवायरमेंटल। फिर जो है फैक्टर इंक्रीजिंग वनरेबिलिटी, कौन से ऐसे फैक्टर है जो वनरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। पहली बात करूँ तो मैं सबसे पहले इस फैक्टर्स में आएगा पॉवर्टी, और जो गरीबी है वो सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट डालती है। फिर दूसरा मैं मानूंगा अवेयरनेस की कमी होना, कि लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, इस कारण ज़्यादा रिस्क होता है। फिर थर्ड मानूंगा गवर्नेंस का ठीक नहीं हो रहा, राजपाट का शासन का ठीक न चलना, वीक गवर्नेंस, तो इसको बोल सकते हैं। जैसे कि आप मान लो यूएसए मान लो, कनाडा मान लो, चाइना मान लो और इंडिया मान लो। तो इंडिया में क्या है, जैसे जैसे क्या आज के दिन अगर मान के चलो वनरेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि लोगों में क्या है वो रिस्क तो ले लेंगे पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। वैसे क्या है, हमारा देश कम डेवलप हुआ है, क्योंकि इंडिया में अगर देखने को मिलेगा तो जो पॉलिटिकल जो वीक गवर्नेंस है उसका बोलबाला रहा है, क्योंकि लोग को क्या धर्म के नाम पर भड़काते रहे हैं, जाति के नाम पर भड़काते रहे हैं, उन्होंने कभी क्या है डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया देश ताकि हमारा डेवलप हो। फिर अगला फैक्टर मानता हूँ मैं जो इंक्रीज करता है वनरेबिलिटी को, पुअर एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्या है, वो एक्सेस नहीं देता है रिसोर्सेज को, पूरी एक्सेस नहीं होती सभी लोगों को, तो क्या इसमें हो जाता है वनरेबिलिटी एक्सटेंड हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वनरेबिलिटी किस चीज़ के आंसर देती है हमें, कि रिस्क पर कौन है और वो रिस्क पर क्यों है। 2 चीज़ों के हमें जवाब इसमें देखने को मिलते हैं, कि रिस्क पर कौन है और रिस्क पर क्यों है। तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन में हमें इस प्रकार देखने को मिलते हैं वनरेबिलिटी होती क्या है। तो आप इसको लिखोगे कैसे, एग्जाम में आ गया तो एग्जाम में देखते हैं इसको लिखना कैसे है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वनरेबिलिटी इंक्लूड द मेजर रिस्क ऑफ अलॉन्ग विद द रिलेटिव इनएबिलिटी टू डील विद द रिस्क ऑफ डिजास्टर रिजल्टिंग स्ट्रेस, और इसे क्या बोलते हैं टिमेरमैन 1981 हैज डिफाइंड वनरेबिलिटी ऑन सोशल कम्युनिटी स्केल
द डिग्री टू विच सिस्टम पार्ट ऑफ सिस्टम रिएक्ट्स एडवर्सली डेंजरस। तो इस प्रकार क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसको क्या है पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना, जैसे कि मैंने किया हुआ है। पहले इसकी डेफिनेशन, फिर इसमें क्या है इसके जो नेचर कौन से हैं वल्नरेबिलिटी के, तो उस नेचर के बारे में बताना है। फिर इसकी किसके बारे में बात करनी है, इसकी टाइप्स के बारे में, इसकी टाइप कितनी है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के बारे में। फिर लास्ट में क्या बताना है कि कौन से फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं, और लास्ट में इसका कंक्लूजन बताना है कि ये दो चीज़ों का आंसर देता है कि कौन रिस्क पर है और क्यों रिस्क पर है। तो इस प्रकार इसको एक्सप्लेन करना है, तो बहुत ही इजी आंसर होगा इसका, जो कि जैसे कि इसमें बताया गया है वैसे आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की। इसका क्वेश्चन नंबर 5 बोलता क्या है, व्हाट आर द टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी, कि वल्नरेबिलिटी के टाइप क्या है। पहला इसका टाइप है फिजिकल इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा इकोलॉजिकल, और चौथा कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा एजुकेशन, और लास्ट में कौन सा मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल। तो इस प्रकार क्या है ये इसके फैक्टर हैं फिजिकल वल्नरेबिलिटी। तो पांचवें में देखोगे कि इसका इंट्रो देना है कि वल्नरेबिलिटी होती क्या है, फिर इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसने बता रखा है कि अलग अलग कारणों से वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, तो कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। वल्नरेबिलिटी है डिफरेंट फॉर्म्स, तो वल्नरेबिलिटी की बहुत सारी फॉर्म्स है डिपेंडिंग ऑन सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जो कि किस पर डिपेंड करती है, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशन, इंस्टीट्यूशनल कंडीशन पर डिपेंड करती है। दीज टाइप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वो इज मोस्ट एट रिस्क एंड वाई, कि वो रिस्क पर कौन कितना रिस्क पर है और क्यों रिस्क पर है, इसके बारे में ये क्लियर आंसर देता है। तो सबसे पहले इसके टाइप के बारे में जानेंगे फिजिकल वल्नरेबिलिटी की क्या है। जो वीक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना, तो पूरा हाउसिंग कंडीशन जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, या फिर क्या होगा इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की बात करें, जिसमें क्या है कि इनकम की कमी होना, रिसोर्सेज की कमी होना, जिसके कारण क्या है पॉवर्टी रिस्क इंक्रीज हो जाता है, तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी हो गया। फिर थर्ड बात करते हैं हम अपने सोशल वल्नरेबिलिटी की, कि सोशल वल्नरेबिलिटी में क्या होता है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कि लोगों को क्या है अवेयरनेस कम है, एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण क्या है वीक सोशल सपोर्ट सिस्टम उन्हें मिलता है, जिसके कारण क्या है सोशल सपोर्ट कम होगा तो उनको रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं इकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी के बारे में, जैसे कि एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल हो गया तो एनवायरमेंटल मान लो, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का होना, पेड़ों का कटना, जंगलों का उजड़ना, हरा भरा कम होना, और जैसे कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ना, तो एनवायरमेंटल वीक डिजास्टर इम्पैक्ट पर ज़्यादा असर डालता है। फिर देखते हैं हम इसका ऑर्गेनाइजेशनल की वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वीक इंस्टीट्यूशन होना और गवर्नेंस का होना, तो या तो वीक इंस्टीट्यूट होगी जो इस पर राज कर रही है, या फिर जो गवर्नेंस होगी सरकार होगी वो उन पर ध्यान नहीं दे रही है। फिर दूसरा क्या है पुअर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के कारण क्या है ऑर्गेनाइजेशनल वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर अगला देखेंगे हम इसका एजुकेशनल वल्नरेबिलिटी के बारे में जानेंगे, कि नॉलेज की कमी होना, अवेयरनेस की कमी होना और पुअर एजुकेशन सिस्टम का होना, जिसके कारण क्या होता है एजुकेशन वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर 7th पॉइंट देखेंगे इसका मोटिवेशनल एंड एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी, तो लो अवेयरनेस की कमी होना और लैक ऑफ विलिंगनेस टू चेंज, तो विलिंगनेस की कमी का होना जो कि कोई बदलाव ला सकती है, तो उसे बोलते हैं मोटिवेशनल एंड एटीट्यूड वल्नरेबिलिटी। फिर बात करते हैं इसके पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी के बारे में, कि लिमिटेड एक्सेस का होना, किसके लिए पावर के लिए, एंड रिप्रेजेंटेशन की कमी होना, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। फिर बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल इसके टाइप की कल्चरल वल्नरेबिलिटी के बारे में, कि हार्मफुल ट्रेडिशंस और बिलीफ्स आज के ज़माने में आ चुके हैं, और जो इसका चेंज हो रहा है, चेंज कर रहे हैं लोग, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है, लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हमारा क्या है इजीली इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि इसने 1 to 1 लाइन वाई करके दिखा रखा है कि इसके कितने टाइप होते हैं। मैंने भी इसके सारे टाइप को कवर कर दिया है, सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो इसमें क्या देखना है हमें कि कुछ कंडीशन में वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती है, जैसे कि इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, वल्नरेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। जो वल्नरेबिलिटी होती है वो 2 फैक्टर द्वारा प्रभावित होती है, क्या है पहला प्राकृतिक और दूसरा ह्यूमन मेड। विद द इंक्रीज ऑफ द चांसेस ऑफ डैमेज, क्या है जब डैमेज होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जब डिजास्टर आती है तब क्या है
कि इस कंडीशन में वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? द वेरियस फैक्टर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी आर एज फॉलोज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। क्या है? वल्नरेबिलिटी किस कारण होती है? नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों के कारण होती है। फैक्टर कंट्रीब्यूट टू वल्नरेबिलिटी, सम कंट्रीब्यूशन फैक्टर आर डिस्कस्ड। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या है, मैंने एक आंसर बना रखा है कि आपको क्लोज आपको देना है, जिससे की पॉइंट्स हैं एग्जाम में आप ये याद करके चले जाओगे तो इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दोगे। तो इसमें क्या देखना, इंट्रो आपने जान लिया, इंट्रो मैंने बता दिया। फिर कुछ मेजर फैक्टर है जो वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इसके मेजर फैक्टर कौन से हैं? पहला है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। जब क्या है, लोग गांव से उठकर शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं रोजगार की तलाश में, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, तब क्या है, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसे। पीपल फोर्स टू लिव इन अनसेफ कंडीशन। तो वहाँ क्या है, इतने सारे लोग जाएंगे तो उनकी व्यवस्था करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन में रहने लग जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है अर्बनाइजेशन, कि अर्बनाइजेशन में क्या होता है, रैपिड एंड अनप्लान्ड सिटी ग्रोथ होती है। तो जब बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे तो जिन लोगों के पास ज़मीन है वो क्या अपनी ज़मीन पे अनसेफ मकान वगैरह बनाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि क्या होगी, अनसेफ होगी और एकदम बन जाएंगी रैपिड। जो स्लम्स और ओवर क्राउडिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाता है। क्या है, गरीब लोग भी जाएंगे तो वो क्या है, महंगे घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्लैट वगैरह, तो वो क्या करेंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहने लगेंगे। ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, लोगों की क्या है, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिमांड करेगा और ज़्यादा कि हम इसको और ज़्यादा ग्रोथ करें। तो क्या है, अनप्लान्ड सिटी ज़्यादातर क्या करती है, डिजास्टर को रिस्क देती है। आपने सुना है कभी चंडीगढ़ में ये डिजास्टर हुआ है? जो कि प्लांट सिटीज़ होती हैं इनमें ऐसा ऐसा हो गया, नहीं, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो क्या है, प्लांट सिटी है। ये चीज़ें होती हैं अनप्लान्ट सिटी में। फिर बात करते हैं अगले फैक्टर की, जेंडर इनइक्वलिटी। तो जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है, आदमी और औरत के बीच में भेदभाव। मान लो वुमेन हैव लेस एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो औरतों के पास जो हमारे पास स्रोत है उसकी कम एक्सेस है। जो लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जब कोई किसी चीज़ का डिसीजन मेकिंग हो तो उसमें से उनको अलग कर दिया जाता है। तो इसमें क्या है, हमें एक जेंडर गैप देखने को मिलता है जो कि वल्नरेबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये एक हमारा फैक्टर बनेगा। अगला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, लैक ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज। तो हमें क्या है, इनकम में कमी दिखेगी और जो रिसोर्सेज है वो भी हमें कम दिखाई देंगे। तो क्या होगा, इकोनॉमिक फैक्टर देखने को मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं डिजास्टर के टाइम में, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं होते, ना रोज़गार होता। तो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो गरीबी सबसे इसका बड़ा कारण है। अगला पॉइंट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कई बार क्या है, लोकेशन होगी, जैसे कि कोस्टल एरियाज हो गए जहाँ पर क्या है, फ्लड जोन ज़्यादा बनते हैं, अर्थक्वेक जोन ज़्यादा आते हैं। तो क्लाइमेट चेंजेस का इफेक्ट भी वहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ जाता है, सुनामी आ जाती है, तो लोगों के घर, झुग्गी झोपड़े, वो तबाह हो जाते हैं। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर देखने को मिलता है हमें। तो लोकेशन तय करती है कि रिस्क लेवल कितना है, वल्नरेबिलिटी कितनी होगी। एनवायरमेंटल चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है, एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इसमें क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफोर्टेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, तो ये क्या है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं हमारे लिए। तो ये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी को और उसकी इंटेंसिटी को। तो इस प्रकार क्या है, इस क्वेश्चन का हम आंसर एक इन पॉइंटों में कवर कर लेंगे जो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले इसका इंट्रो देना है, फिर इसके जो फैक्टर है, फैक्टरों के बारे में जिक्र करना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में हेल्प करते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, पहला है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। तो पॉपुलेशन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, तो पहले गांव में रह रहे थे, गांव में उनकी व्यवस्था बनाई गई थी, वो एकदम शहर की तरफ चले जाएंगे तो उनके लिए व्यवस्था बनाना मुश्किल है, क्योंकि मकान की भी जरूरत पड़ेगी, उनके लिए जो पब्लिक प्लेस है उन पर टॉयलेट की भी जरूरत पड़ेगी, उनके काम करने के रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, उनके बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए स्कूल की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब क्या है, हर चीज़ के हिसाब से प्लान करनी पड़ती हैं। जो रोड होंगे वो पहले की पॉपुलेशन के हिसाब से होंगे। आज देखोगे आप शहरों में जाओगे तो कितने लंबे लंबे जाम लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं, हमने ऐसा प्लान ही नहीं किया कभी कि भाई हाँ इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, इतने व्हीकल आ जाएंगे तो इतनी वो हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो उसको बैलेंस करना क्या है, विदेशों में क्या हो रहा है, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे रोडों की चौड़ाई ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि उनको पता है ट्रैफिक बढ़ेगा तो उनको परेशानी होने वाली है। तो वो क्या है, पहले से सोच के चल रहे, प्लानिंग करके चल रहे। हम क्या है, बिना प्लानिंग चल रहे हैं। तो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट जब क्या नुकसान होगा ना, तो उसकी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हर्डल का काम करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अर्बनाइजेशन, जब बहुत सारी संख्या में क्या है लोग गाँव से शहर में जाएंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, उनके लिए सब चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो एकदम जो चीज़ें बनाएंगे वो लो क्वालिटी की बनेगी और उसमें क्या है, सेफ्टी फीचर्स
बिल्कुल लेस होंगे। जब डिजास्टर होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी में होगा। तो आपने खबर सुनी होगी उसमें एरिया में इतने लोग मर गए, बिल्डिंग के नीचे दब गए, क्योंकि बिल्डिंग चीप क्वालिटी की होगी तो वो टूटेगी, गिरेगी तो उसके नीचे लोग दब के मरेंगे ही। फिर है जेंडर इनइक्वालिटी कि क्या है, औरत और आदमी को बराबर का दर्जा नहीं मिलता है। जो औरत है उसको हमेशा पीछे रखा जाता है, चाहे वो काम के एरिया में हो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, दोनों में उनको पीछे रखा जाता है। जिससे क्या है, क्या पता किसी के दिमाग में और अच्छा आइडिया हो, वो और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हो, लेकिन नहीं, इसमें जेंडर इनइक्वालिटी के कारण ये हमें इसको फेस करना पड़ता है। अगला है इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है, इसका डिजास्टर में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो गरीब लोग हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना खाने को होता है ना रहने का होता है। उनका जो रहने का होता है वो भी टूट जाएगा तो उनके पास बचेगा क्या। फिर अगला है ज्योग्राफिक फैक्टर कि कौन सा ज्योग्राफी है इसमें। जो एरिया है कोस्टल एरियाज हो गए, पहाड़ी एरियाज हो गए, पहाड़ी में लैंडस्लाइड आएगी तो जैसे कि कोस्टल एरिया में बाढ़ वगैरह ज़्यादा आ जाएगी, सुनामी आ जाएगी। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हमेशा इसमें रोल अदा करता है कि कौन कितना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके होंगे। डिस्कस द प्रोजेक्शन एंड नॉलेज ऑफ डिजास्टर। तो ये क्या बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो उसके आंसर को देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और जो आपदा प्रबंधन है ये बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसी बिल्डिंग बनानी है, कैसे कुछ अर्थक्वेक आ गया तो आपको क्या करना है, बिजली गिरेगी तो आपको क्या करना है, बाढ़ आ गई तो आपको क्या करना है। ये बेसिक सेफ्टी फीचर है जो कि इंडिया में इन पर कम ध्यान दिया जाता है। विदेशों में इनकी ट्रेनिंग होती है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि डिजास्टर कब कैसे और किस रूप में आता है, यही इसकी नॉलेज है। क्योंकि जो प्रोजेक्शन और नॉलेज ऑफ डिजास्टर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द प्रोजेक्शन एंड नॉलेज ऑफ डिजास्टर रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिजास्टर बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूरेंस एंड इम्पैक्ट। तो क्या है, तो ये एक उन्होंने एक रेफरेंस लिया है किसके अकॉर्डिंग, गोपाल कृष्णन के अकॉर्डिंग लिया है उन्होंने। डिजास्टर कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। डिजास्टर कितने टाइप के हो सकते हैं, सडन वन साइड डिजास्टर। तो इसमें क्या है कि एकदम ओक्योर होगा सडनली विदाउट वार्निंग के, हमें कोई एक डिजास्टर देखने को मिल जाएगा, इमीडिएट डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो इसके एग्जांपल दूँ तो मैं आपको अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, फ्लड आ गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये क्या है, सडन ऑनसेट डिजास्टर है। अगला देखते हैं इसका स्लो ऑनसेट डिजास्टर। तो स्लो ऑनसेट डिजास्टर में क्या होता है, जो डेवलप ग्रेजुअली ओवर टाइम की होती है ना, वो लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि जैसे कि ड्रॉट हो गया, सूखा, क्या सूखा एकदम नहीं आता ना, धीरे धीरे आता है। अब बारिश नहीं हुई 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल तक बारिश नहीं हुई तो सूखा आ जाएगा। फेमनाई आपको पढ़ा रखा, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों का काटना। तो क्या धीरे धीरे फिर क्या कारण बनेगा, कम बारिश हो जाएगी, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार के इस पर प्रकोप दिखा देते हैं। डिसर्टिफिकेशन, तो धीरे धीरे बढ़ने वाला डिजास्टर है स्लो ऑनसेट डिजास्टर। फिर अगला बात करते हैं इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर। तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर में क्या देखने को मिलेगा, यह ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा बनता है और ऑफन सडन एंड डेंजरस होता है। क्योंकि इसके एग्जांपल दो तो आपको एक्सप्लोजन हो गया कोई भी, या कोई सिस्टम फेलियर हो गया, या कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया। तो इस प्रकार क्या है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डिजास्टर होता है ये। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। अगला है डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ द वार एंड सिविल स्ट्राइक। जब कहाँ क्या है, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है कहीं दो नेशंस के बीच में या आदमियों के बीच में, तो वो क्या करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो जैसे कि आज के दिन आपको देखने को मिल रहा होगा, अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध देखने को मिला होगा। वहाँ कितनी मिसाइल दागी जा रही हैं। जो ऑयल रिफाइनरी, उसको हमें बोला जाता है कि गाड़ी कम चलाओ, लाल बत्ती पे गाड़ी बंद कर दो ताकि इमिशंस का कंट्रोल हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो मिसाइल मार रहे हैं ऑयल रिफाइनरी पे ताकि उनको तबाह किया जा सके, उनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है उसको तोड़ा जा सके। ईरान वापस अटैक करा है दूसरी कंट्रीज में उनके डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो इस प्रकार हमें देखने को क्या मिलता है, जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण क्या है, सब कुछ बिगड़ रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन, जो सिविलाइजेशन है वो उसको नुकसान हो रहा है, उनकी हंगर इंडेक्स बढ़ रही है, उनकी एजुकेशन क्वालिटी बढ़ रही है, उनके रहने सहने की क्वालिटी डाउन हो रही है। तो इस प्रकार क्या है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है इनके, तो इनके एग्जाम्पल देते तो वार हो गया, टेररिज्म हो गया। टेररिज्म भी ऐसे काम करता है, किसी डेवलप होने वाली चीज़ पर अटैक कर देते हैं, या सिविल अनरेस्ट हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या करती हैं, वार, सिविल कॉन्फ्लिक्ट डिजास्टर का कारण बनती हैं। अगला है एपिडेमिक डिजास्टर। तो एपिडेमिक डिजास्टर क्या होता है, इसमें डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक। तो एपिडेमिक में हो गया रैपिड स्प्रेड ऑफ डिजीज, एकदम क्या है, बीमारी फैल जाएंगी, वायरल आ जाएगा। तो इससे क्या होंगे, अफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन, जो वहाँ रहने वाले इलाके के लोग हैं वो इससे
इफेक्ट हो जाएंगे। इसका कारण क्या है, कई बार मौसम बदली होता है, कई बार ये फैल भी जाते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह, तो ये देखने को मिलता है। जैसे कि हमने देखा था कोविड-19 2019 में 2020-21 में देखा था कोविड-19, तो उसमें क्या देखने को मिला, महामारी इतनी फैल गई थी कि लोगों को अपने घर में लॉकडाउन करना पड़ा था। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी देखी थी, कई लोगों ने इसे नुकसान देखा था। पर ओवरऑल देखें तो डेवलपमेंट रुक जाती है और तो बाहर जाना बंद हो जाता है, तो नुकसान तो होता ही है। फिर अगला है डायरेक्ट डिजास्टर हो गया, कि डायरेक्ट डिजास्टर क्या होता है। तो डायरेक्ट डिजास्टर में क्या है, एकदम सडन डैमेज हो जाएगा, इमीडिएट एंड विजिबल इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। इसके एग्जांपल क्या है, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड होगी, सुनामी होगी, तो इसके इम्पैक्ट हैं। इनडायरेक्ट डिजास्टर की बात करूँ मैं, कि डायरेक्ट डिजास्टर हो गया जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह हो गए। फिर बात करते हैं इसके इनडायरेक्ट डिजास्टर की। तो इनडायरेक्ट डिजास्टर में क्या होता है, सेकेंडरी इफेक्ट होता है ना डिजास्टर का, ये होता है वो, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म तक चल सकता है इनडायरेक्ट डिजास्टर। तो इसका अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मैं, पॉपुलेशन जो होता है ना, आफ्टर इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद क्या है, पॉपुलेशन जो वहाँ की रहने वाली है ना, उस पर बहुत लंबे टाइम तक प्रभाव पड़ेगा। या फिर मान लो डैम फेलियर होगा, तो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वहाँ से या तो उनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, घर नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ मारे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा लार्ज अमाउंट में पानी, अगर डैम टूटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। डिलेड लैंडस्लाइड्स, जो लैंडस्लाइड होती है उसके साथ क्या सड़कें वगैरह टूट जाती हैं, उनका प्रोग्रेस रुक जाता है, जो आम लोग हैं वो भी उसकी चपेट में आ जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारे प्रोजेक्शन और नॉलेज ऑफ डिजास्टर है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में करके आंसर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है वो समझेंगे। आइडेंटिफाई डिजास्टर एंड आइडेंटिफाई रिस्क, ये हम दोनों कर चुके हैं, आंसर बड़े वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक इंट्रो दे देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट बिगिंस विद 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, हमें आइडेंटिफाई करना है डिजास्टर को। फिर करना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले खतरे को पहचानो, जो पहले हजार्ड है ना, डिजास्टर है, उसको पहचानो। फिर उसके जो नुकसान है ना उसका अंदाज़ा लगाओ। फिर जो क्या करना है, जो उसका रिस्क है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहले हमें पढ़ना होगा डिजास्टर को, फिर उसके रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे। तो इसमें देखते हैं पहले में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर में, तो क्या है, डिजास्टर क्या करता है, किसका कारण बनता है, जो ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा डिजास्टर होगा, ज़्यादा नुकसान होगा। और ये क्या कर, इसको रोक कैसे सकते हैं, नेचर वगैरह को समझ के। तो सबसे पहला पॉइंट, डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन मीन रिकॉग्नाइजेशन द कॉज, टाइप्स एंड नेचर ऑफ डिजास्टर यूजिंग साइंटिफिक डाटा। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, ऐसे थोड़ी नहीं अंधे बैल की तरह जाओगे कुछ भी करने लग जाओगे, नहीं, कुछ चीज़ें प्लान होती हैं उसके हिसाब से करोगे तो आप उसको जल्दी मैनेज कर पाओगे। तो क्या है, उसको पहले रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है, उसका कारण क्या है, रूट कोज क्या है, उसके टाइप कितने हैं, वो कौन से टाइप का है, फिर उसका नेचर कैसा है, वो लंबे टाइम तक चलेगा, छोटे टाइम तक चलेगा, या उसके बाद में इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज़ों को हम नोट करेंगे। जैसे कि कोई मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें रेडिएशन का लीक हो गया, तो वहाँ तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उसको क्या है, उस इलाके को खाली करवाना पड़ेगा। तो इसके कुछ की पॉइंट्स में बोलें तो जो क्या है, सोर्स है ना डिजास्टर का, उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो नेचुरल है या होममेड है। फिर हमें क्या करना है, स्टडी करनी है किस चीज़ पे, कि इसका कोज क्या है, कारण क्या है, इसकी कंडीशन अभी कैसी है, तो इसको क्या करना है, स्टडी करना पड़ेगा। फिर इसको करेंगे हम एनालाइज लास्ट में, कि जो इम्पैक्ट हुआ है ना लोगों पर और एनवायरनमेंट पर, उसके इम्पैक्ट को हम समझेंगे। तो ये बिल्कुल ईजी है, आप इसे कर सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे कि बाढ़ आ गई, तो जो रेन है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बाढ़ आनी है, वो थोड़ा अंदाज़ा उसका लग जाता है। तो पुअर लैंड यूज़ होती है इसमें। और जो केमिकल हज़ार्ड है, जो केमिकल हज़ार्ड की बात करें तो जो क्या करता है, पॉपुलेशन का कारण बनता है। और जो अर्थक्वेक है वो क्या करता है, नेचुरल कॉज है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ह्यूमन मेड हो या नेचुरल हो चाहे। तो डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन करोगे तो कैसे करोगे, डिजास्टर का कारण पहले पूछोगे, फिर नेचर को समझोगे उसके, इस बार इसको कर सकते हैं। फिर दूसरा आ गया हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन मीन्स एनालाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बेस्ड ऑन हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। तो हजार्ड को देखते हुए जो लॉस की पॉसिबिलिटी है उसको गैस करना। तो इसको कैसे करोगे, तो रिस्क किस पे डिपेंड करता है, कितना हजार्ड है, कितनी वल्नरेबिलिटी है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। उसके यूज़ क्या है, अगर आप बात करोगे तो इसका यूज़ क्या है रिस्क का, तो जो डाटा एनालाइज किया है, जो पास्ट
रिकॉर्ड्स हैं, जो पब्लिसिटी और प्लानिंग है उसके बेस पर क्या है, हज़ार्ड्स एनालाइज करता है। क्या करता है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन को दोनों को करता है। तो इस प्रकार क्या है, हम इसके आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि रिस्क क्या है, रिस्क फ्यूचर डैमेज का अंदाज़ा है कि कितना डैमेज कर सकता है। उसके बेस पे हम अपनी प्लानिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कम से कम नुकसान हो। अगर वार की कंडीशन में हम जाते हैं तो हमें सेफ़ रहना है, तो उसके लिए कैसे रहेंगे वो हमें सोचना होगा। अब बात करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव रिस्क और सब्जेक्टिव रिस्क के बारे में। तो बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो किस चीज़ पे होता है, जो डाटा होता है और जो फैक्ट्स होता है उसके बेस पे होता है। फिर दूसरा है सब्जेक्टिव रिस्क, तो किस पे बेस होता है, पर्सनल परसेप्शन पे बेस होता है। तो इसकी क्या है, यही पूरा कंप्लीट है। तो डिजास्टर आइडेंटिफिकेशन बोलता है कि क्या हो सकता है, और जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन वो क्या बोलता है कि कितना हुआ है, हाउ मच। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, और यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे हम अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई गैस पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।